जो कंपनी आज चर्चा में उसी के साथ जाना चाहेंगे। ये कंपनी है अशोक लेलैंड, चेन्नई हेडक्वार्टर्ड। ये कंपनी हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और 1948 यानी कि आजादी के 1 साल बाद इस कंपनी का गठन हुआ था। ये कंपनी ट्रक्स और बसेस बनाने के लिए जानी जाती है और इनफैक्ट इस देश की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चरर है और 16th लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली। भारत के कुल बाजार का 1/3 यानी कि 33% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। इनफैक्ट भारत में ही नहीं, 37 कंट्रीज में इस कंपनी का प्रेजेंस है, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस में तो ये कंपनी लीडर है और बेहद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। इस कंपनी का इस साइड ऑफ द ग्लोब कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 7 साउथ इंडिया में प्लांट्स हैं, एक उत्तराखंड में प्लांट है और एक यूएई में इस कंपनी का प्लांट है। यही नहीं, ऑप्टेयर नाम की यूके की बस मैन्युफैक्चरर है, उसमें 75% स्टेक है। जो श्रीलंका अशोक लेलैंड है, जिसमें श्रीलंकन सरकार के साथ जेवी है, वहां पे 28% इस कंपनी के पास स्टेक है। इसके अलावा यूएसए की जॉन डेरे, जर्मनी की कॉन्टिनेंटल, फिनलैंड की अल्टीम्स ग्रुप, जर्मनी की एल्बोनेयर, स्पेन की रीजार, इन सब के साथ जेवीज हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए। ये कंपनी इस समय बहुत स्वीट स्पॉट पे नजर आएगी। वो मैं क्यों कह रहा हूं, बेहद हैंडसम ग्रोथ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। बिक्री आपकी स्क्रीन पर, मुनाफा आपकी स्क्रीन पर आएगा। घाटे से ये कंपनी अब लगातार तगड़ा मुनाफा क्लॉक कर रही है। इस कंपनी के रेवेन्यू मिक्स आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए और उसके बाद एक एक करके मैं समझाऊंगा ये मोमेंटम, एक्सपेक्टेशंस या इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या बनता है। पहले एलसीवी की बात, 5% इस समय रेवेन्यू शेयर वहां से आता है। निसान के साथ जो जेवी था खत्म कर दिया गया है। नवंबर में वो तीनों कंपनी जो फ्लोट करी गई थी, अशोक लेलैंड ने पूरा स्टेक खरीद लिया निसान से। अब ये कंपनी, क्योंकि अब तक लेगार्ड था, निसान के साथ इश्यूज चल रहे थे, ये जो सेगमेंट है 25-26% के ग्रॉस मार्जिन हैं, कंपनी के मार्जिन से कहीं बेहतर। अब ये एलसीवी सेगमेंट को वापस उठाना चाहते हैं। अगले 2 सालों में मैनेजमेंट कह रहा है ईपीएस एक्रेटिव होगा, ईबीटा एक्रेटिव होगा और नए लॉन्चेस के चलते मार्केट शेयर पकड़ने की कोशिश होगी। आफ्टर मार्केट जो सेगमेंट है 8% इस समय कंट्रीब्यूट करता है। इस सेगमेंट में मैनेजमेंट ने Q3 के कॉन कॉल में कहा है कि आगे रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। डिफेंस के लिए अशोक लेलैंड जाना जाता है। जो तीसरा सेगमेंट है लॉजिस्टिक्स व्हीकल्स, जो है इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा सप्लायर ये कंपनी है और जो नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आई है, तगड़ा उछाल इस सेगमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। चौथा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एक्सपोर्ट्स का। आमतौर पे कमर्शियल व्हीकल स्पेस में हर 4 साल में एक डाउनटर्न आता है और इसी से डीरिस्क करने के लिए कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट में डिपेंडेंस कम करके एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़ा रही है। इसीलिए यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका में असेंबली प्लांट्स खड़े करें। वेस्ट में ईस्ट अफ्रीकन मार्केट्स में पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नए मार्केट्स में उतर रही है, नए मॉडल्स और खासतौर पर इलेक्ट्रिक वेरिएंट एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए उतार रही है। अगले 5 सालों में मैनेजमेंट का कहना है यहां से 25 से 30% कुल आय का शेयर आएगा। तो यहां पे एक्सपोर्ट मार्केट में तगड़ा तवज्जो दिया जा रहा है। जो कोर बिजनेस है, Q3 में ध्यान रखें, बस वॉल्यूम्स इस देश में 30% बढ़े थे साल दर साल। अशोक लेलैंड की यही सबसे तगड़ी पकड़ है। यही नहीं, ट्रक मार्केट में इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स 3% डिक्लाइन हुए थे, जबकि अशोक लेलैंड की बिक्री इनफैक्ट 9% उछली है। इसीलिए इस कंपनी का मार्केट शेयर लगातार सुधर रहा है। एक साल में 30% से 33.5% के आसपास मार्केट शेयर, 350 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का उछाल देखने को मिला है। और फरवरी में भी आपको याद होगा हाल के जो आंकड़े आए, 5% बिक्री में उछाल था। तो जो गुड रन है वो कंटिन्यू होता हुआ। ये कंपनी लगातार डोमेस्टिक एमएचसीवी स्पेस में आउट परफॉर्म कर रही है और अब एक्सपोर्ट और डिफेंस सेगमेंट में जो फोकस बढ़ा रही है, उससे अपने मॉडल को डी रिस्क करने की कोशिश हो रही है, वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है लंबी अवधि में। मार्जिन Q3 में हल्के प्रेशर में थे, 10.5% के आसपास। 2 वजह थी। एक तो मटेरियल कॉस्ट बढ़े, इस कंपनी ने प्राइस हाइक्स नहीं लिए। जनवरी में इस कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए तो मार्जिन्स में जो दबाव था अब उससे उभरते हुए नजर आएंगे। दूसरी दिक्कत की बात, डीमोनेटाइजेशन के चलते इंडस्ट्री में डिस्काउंटिंग बढ़ी थी। अब क्योंकि रीमोनेटाइजेशन हो रहा है, वो डिस्काउंटिंग लगातार वापस कम हो रही है, उसका फायदा प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह के सरकार के तमाम इनिशिएटिव्स हैं, डीमॉटलनेकिंग करने की कोशिश हो रही है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की, उसका भरपूर फायदा मिलना है। तो एमएचसीवी सेगमेंट में ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है पिकअप होंगे। और ध्यान रखें, BS4 एमिशन नॉर्म्स अप्रैल से लागू होने कहा जा रहा है, उससे पहले इस महीने मार्च में अच्छा स्पर देखने को मिलेगा और शायद इतना तगड़ी बाइंग आए कि सेक्टर की रिवाइवल के संकेत देखने को मिले आपको। स्क्रैपेज पॉलिसी जल्द अनाउंस होने वाली है, वो एक और बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और मैं इसीलिए अशोक लेलैंड को इन सब के लिए हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि कहा जाता है
एमएचसीवी सेगमेंट में हाईएस्ट डिपेंडेंस है इस कंपनी की डोमेस्टिक मार्केट में। अगर इस स्पेस को उभरना है तो लिस्टेड कंपनीज में सबसे बड़ा फायदा अशोक लेलैंड को होगा। हर 2 साल में, अगले 2 सालों में हर क्वार्टर में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात कर रही है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अपने ग्लोबल फुटप्रिंट्स को ये कंपनी बढ़ा रही है। बैलेंस शीट को लेकर इश्यूज थे, अब आपकी स्क्रीन पर डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी का आना चाहिए। महज 0.24 टाइम्स में तमाम नॉन कोर एसेट्स कंपनी ने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर लिए हैं। तो ये जो कंपनी कॉस्ट कम कर रही है, डेट रिड्यूस कर रही है, वर्किंग साइकिल इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, नॉन कोर एसेट से डाइवेस्टमेंट जो कर रही है और जो प्रोडक्ट गैप्स जो फिलअप कर रही है, उसके चलते इसके मार्केट शेयर गेन्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव हो रही है। इस कंपनी अशोक लेलैंड को रडार पे रखें।